हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम अपने चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आगे चलते हैं और लेक्चर 4 शुरू करते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि डिस्टेंस किस टाइप से मेजर किए जाते हैं। हमने लार्ज डिस्टेंस कैसे मेजर करने हैं, हमें स्मॉल डिस्टेंस कैसे मेजर करना है। बेसिकली हमने लार्ज डिस्टेंस के लिए क्या पढ़ा था? पैरेलैक्स मेथड पढ़ा था। हमने इनडायरेक्ट मेथड देखा था, हमने डायरेक्ट मेथड देखा था। आज हम बात करेंगे कि छोटी चीजों को कैसे मेजर किया जाए। जैसे कि हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि हम अपने मीटर स्केल से 10 की पावर -3 दैट इज 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। उससे अगर छोटी मेजर करनी है तो कैसे मेजर करते हैं? हाँ, हमने वर्नियर कैलिपर का यूज किया। फिर हमने ये भी देखा, क्या देखा था? स्क्रू गॉज के बारे में, जो 10 की पावर -5 तक हमें मेजर करके दे सकता है। लेकिन उससे छोटी चीजें जो माइक्रो में पहुंच जाती है वो चीजें हम नहीं देख पाते। वो देख नहीं पाते तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे? मुश्किल हो जाता हमारे लिए। ठीक है, तो पहले हम एक चीज देखते हैं कि हम चीजें देखते कैसे हैं। ठीक है, तो चीजें देखने के लिए क्या पता है तुम्हें कि लाइट जाती है किसी चीज से स्ट्राइक करके वापस हमारे आंखों पे आती है, तो क्या होता है हमारे हमें वो चीजें दिख जाती है। तो ऐसा क्या किया हमने कि फिर हमने माइक्रोस्कोप बनाया कि लाइट को हम बहुत कंसंट्रेटेड करके लेंस के थ्रू एक चीज से देखेंगे और लेंस से उस इमेज को बड़ी करने की कोशिश करेंगे। और हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बनाया। वो लाइट जाती है, उससे टकराती है, वापस आती है और हमें चीजें दिखती है। तो माइक्रोस्कोप से भी हम 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -8 तक देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे छोटी का क्या? हमें अगर मान लो बायोलॉजी पढ़नी है और हमें राइबोसोम देखना है। राइबोसोम नहीं जानते तुम लोग? अपने बायो वाले टीचर से पूछ लेना, राइबोसोम देख लेंगे। उसकी साइज कितनी होती है? 0.5 नैनोमीटर के अप्रोक्स, शायद मैं बता रहा हूँ कितना होता है शायद। ठीक है, तो उस लेवल का हमें देखना है। तो क्या होगा कि हम तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख नहीं पाएंगे। फिर क्या करेंगे हम? तो फिर बोला गया कि हमें फिर करने के लिए हमें कुछ और तरीके अपनाने होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो दिख रहा है ये काम नहीं आ पाया। जैसे कैसे काम नहीं आया कि हमें पता है कि लाइट एक वेव की फॉर्म में चलती है, हर एक चीज वेव फॉर्म में चलता है। हाँ, वेवलेंथ बहुत छोटी होती है तो वो स्ट्रेट दिखता है। क्या मतलब इसका? मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, धीरे धीरे वक्त रखो, सब्र रखो, सब बताऊंगा। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि ये मेरी वेवलेंथ है, ये बड़ी वेवलेंथ है। ओके, और ये जाती है किसी से टकराती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से, और वो ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाती है। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो क्या होगा कि मैं इसका पेन का कलर व्हाइट ले लेता हूँ, मुझे व्हाइट पसंद है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट और छोटा है थोड़ा, तो फिर भी बड़ा है, ये इतना छोटा है। ठीक है, अब ये लाइट गई, ऐसे जा रही है। ओ, ये तो पास करके चली गई इसके ऊपर से, तो ये चीज दिखा नहीं हमें। तो हमें क्या पता है कि ज्यादा छोटी साइज हो जाती है तो लाइट की वेव लेंथ इससे बड़ी होती है और लाइट इसको पार करके निकल जाती है। तो भाई वो चीज तो वापस आई नहीं, लाइट वापस आई नहीं, हमें वो चीज दिखी नहीं। तो इस चीज को हटाने के लिए हमने क्या किया कि हमने अलग से कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जिसका यूज करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इलेक्ट्रॉन को वेव को हम जानते हैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड कर सकते हैं। उसकी वेवलेंथ हम कहां तक छोटी कर सकते हैं? 10 की पावर -10 तक, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के करीब तक हम उसको क्या कर सकते हैं? इतनी छोटी वेवलेंथ हम बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन की वेव को। और किसकी मौजूदगी में? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये काम कर देते हैं। ठीक है, फिर इससे क्या होता है, वो इतनी छोटी हो जाती है उसकी वेवलेंथ कि वो जाके छोटी से छोटी चीजों को जाके स्ट्राइक करके वापस आ जाती है। वो हमें एटम तक का इमेज बना के दे देती है। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ये सब चीजें देख पाते हैं। शायद मेरे पास कुछ इमेजेस होंगे, नहीं है खैर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं। और आजकल फिलहाल हम किसका यूज कर रहे हैं? हम फिलहाल टनल माइक्रोस्कोपी का यूज भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रेजोल्यूशन थोड़ी और अच्छी हो पाई है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी माइक्रोस्कोप की बात और माइक्रोस्कोप से चीजें देखने की बात। अब बात आती है कि हमें अगर मान लो कि एक तरीका है जिससे मॉलिक्यूल की साइज का पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल लेंगे हम और उसकी डायमीटर मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड क्या होता है कि वो सोपी नेचर का होता है, बड़ा फिसलन सा होता है। तो वो क्या कोशिश करता है कि वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर रहने की कोशिश नहीं करता। वो हमें चाहता है क्या कि मोनोलेयर बन जाए। ठीक है, एक सिंगल लेयर बन जाए। और सिंगल लेयर बनाने के लिए क्या बात होगा कि हमें सरफेस कैसे देनी होगी? सरफेस स्मूथ देनी होगी, तभी तो वो फिसल के आराम से उस पर सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑयलिक एसिड। देखो, जैसे मान लो ये ऑयलिक एसिड के कुछ ड्रॉप रखे हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इस पे वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और नीचे इसको सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या होगा, ये सब नीचे आते जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे?
मोनोलेयर फॉर्म कर लेंगे, ये एक ही लेयर में आ जाएंगे। अब देखो इस लेयर में क्या बात है कि ये लेयर, लेकिन कंडीशन क्या है कि नीचे की सरफेस एकदम स्मूथ होनी चाहिए, तभी ये फैल पाएंगे, नहीं तो नीचे अगर फ्रिक्शन लग गया थोड़ा सा भी तो क्या होगा, ये मोनोलेयर नहीं बना पाएंगे, वो एक के ऊपर एक स्टैक हो जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, मोनोलेयर को बना देना, एक सिंगल लेयर को बना देना। अब एक सिंगल लेयर बन गई है तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट इसकी डायमीटर के बराबर है, और इसकी जो एरिया है, एरिया तो हमें देख के पता चल जाएगा। अगर हम अपने ग्राफ पेपर को लें और ग्राफ पेपर को क्या करें, जैसे सपोज करो कि मैं एसिड ले रहा हूं, तो ग्राफ पेपर को मैं ऐसे इसके ऊपर डिप करता हूं, ऊपर से ऐसे लगाऊंगा, तो ये ग्राफ पेपर पे इसका एक पैच छप जाएगा, ठीक है। और ग्राफ पेपर से मैं एरिया बता दूंगा कि कितना एरिया है, ठीक है। आगे का नहीं देखना भी, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे एरिया, तो एरिया इंटू हाइट ही क्या होता है हमारा, वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम तो हमें पता होगा ना कि वॉल्यूम तो हम आराम से मेजर कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम हमने एसिड का डाला है, वो हमारे जो बीकर होगी या हमारा जो क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम क्या मेजर कर लेते हैं, हाँ वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम मेजर करना हमारे लिए आसान काम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें सबसे पहला काम क्या बताया गया है कि भाई मोनोलेयर बना लो। मोनोलेयर बनाने के लिए क्या किया जाएगा, मोनोलेयर बनाना, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मैंने 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर ऑफ ऑयलिक एसिड लिया, 1 मिलीलीटर ऑयलिक एसिड, ठीक है। और 1 मिलीलीटर, देखो ये ऐसा ही सिस्टम नहीं है और ना ही हमारा वॉल्यूम का पर्टिकुलर सिस्टम है, तो हम इसको किस में ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ओके। लीटर का एल कैपिटल होगा, याद है ना, पिछले लेक्चर में ही बताया था मैंने गाइडलाइंस में, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता कितना है, तो मान लो 1 सेंटीमीटर का तुम्हें लेंथ लेना है, 1 सेंटीमीटर का ब्रेथ लेना है और 1 सेंटीमीटर की हाइट लेनी है, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम इसका बनेगा वही हमारा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो हमें इसको लेना और हमें क्या करना है, इसको पतला करना है, इसको जितना ज्यादा पतला कर देंगे उतनी आसानी से ये सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑयलिक एसिड क्या बात है कि एक एसिड है ऑयलिक एसिड, और ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, इसीलिए हम किसका यूज करेंगे, हम अल्कोहल का यूज करेंगे और इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 1, तो ये आगे नहीं आना यार, 1 सेंटीमीटर क्यूब को लिया मैंने और 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल का लिया, ये लिया ऐड किया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड और क्या कहते हैं 19 सेंटीमीटर अल्कोहल, ठीक है। ये लिया और ऐड किया क्या, 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है भाई। ये देखा मैंने पहले स्टेप में क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड में क्या किया, 19 सेंटीमीटर क्यूब क्या मिलाया, हाँ 19 मिलीमीटर अल्कोहल का मिलाया। अल्कोहल इसलिए यूज किया क्योंकि ये अल्कोहल में डिसॉल्व होता है, ओके। और फिर क्या किया हमने कि इसके बाद ये लिया और जो सॉल्यूशन बना फिर उसका ही मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, जो सॉल्यूशन बना उसका ही 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, ओके। अब बता सकते हो तुम कि ऊपर वाले सॉल्यूशन में, जो पहले ऊपर वाला सॉल्यूशन बना है उसमें हमारा ऑयलिक एसिड कितना है, तो हम क्या बोलेंगे 1/20, इतना है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 20 में से 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब हम फर्स्ट सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और उसको क्या किया मैंने प्लस ऐड किया किसके साथ, और अल्कोहल के साथ, और जो कि कितना था, जो हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब लिया, ठीक है। और फिर हमारा क्या बना, फिर हमारा जो बन गया, इसको भी 19 ले लो, 19 सेंटीमीटर क्यूब, तो इससे हमारा 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें बताओ इसमें ऑयलिक एसिड कितना हो गया, तो इसमें ऑयलिक एसिड हो गया 1/20, ये पुराना वाला, और इंटू में ये वाला 20, इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड। तो ऑयलिक एसिड कितना हो गया 1/400, इतना वॉल्यूम हमारा ऑयलिक एसिड का हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि ये काम हमने कर लिया, अब क्या करेंगे कि इसको एक ऐसी सरफेस प्रोवाइड करनी है जिसपे ये फैल सके, ठीक है। तो मैंने एक टब लिया, हाँ मुझे निंजा हथौड़ी वाला टब मिला है, तुम अच्छा मंगवा लेना भाई, मुझे यही मिल पाया, ठीक है। तो इस टब में मैं पानी भरूंगा और पानी भर के क्या करूंगा, उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रिंकल करूंगा। लाइकोपोडियम पाउडर क्या होता है,
अरे वही पाउडर जो कैरम खेलते वक्त छिड़कते हैं, स्मूथनेस बढ़ाता है ना, याद है ना, हमारी स्ट्राइकर वगैरह गोटियां वगैरह अच्छे से मूव करती है। तो वही है कि इसको स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा सा, तो क्या होगा, वो एकदम स्मूथ सरफेस बन जाएगा, लाइक प्रोटीन पाउडर डालने के वो एकदम स्मूथ सरफेस बन जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब फौरन जल्दी जल्दी क्या करेंगे, अब एक बात करो कि हमारा एक ना पिपेट होगा, हाँ याद आ गया, वॉल्यूम मेजर करने के लिए पिपेट का यूज करते हैं, पिपेट होगा, पिपेट में इसको डाल लेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप करके निकालेंगे, ठीक है। एक ड्रॉप का वॉल्यूम मान लेता हूं कि V वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप इज V सेंटीमीटर क्यूब। मैं इतना मान लेता हूं कि एक का कितना है हमारे पास, V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, ओके। तो हमने मान लिया n वॉल्यूम डाला, n डाला, तो n ड्रॉप डाले, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप, ठीक है। अब उस वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप में एक बात बताओ कि उस ड्रॉप में ऑयलिक एसिड कितना है, तो हमें पता है कि ऑयलिक एसिड एक वॉल्यूम में कितना है हमारे पास, 1/400, ठीक है। तो मैं इसको डाल देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड, ओके, यहाँ पे देखा था ना हमने, वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड कितना था, 1/20 ठीक है। तो एन ड्रॉप में कितना हो जाएगा भाई, तो एन इंटू में 1/20 ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड, ओके भाई। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया किसका, ऑयलिक एसिड का, ठीक है भाई। और ये V वॉल्यूम है, तो V वॉल्यूम में n इंटू V ड्रॉप थे, n ड्रॉप थे, एक की वॉल्यूम कितनी V, और हमें पता है उसमें ऑयलिक एसिड कितना हो गया, तो ऑयलिक एसिड के लिए 20/20 कर दिया, तो ये वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड आ गया। अब जैसे मैंने इसको स्प्रिंकल करवाया पाउडर को और उसके ऊपर इसको छीटा, ठीक है, इसको डाल दिया, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे फैलना स्टार्ट करेगा और फैलते फैलते क्या होगा, पूरा एक एरिया कवर कर लेगा। मैं उस एरिया को कैसे निकालूंगा, मैं ग्राफ पेपर लूंगा और उसको डिप करूंगा, ऐसे करके ऐसे डिप करके निकालूंगा, ठीक है। ये सब चीजें तुम्हें प्रैक्टिकल में करवाई जाएगी, मैं पहले तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लिया मैंने, ऐसे 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 करके रोल करके डिप किया, और क्या होगा, उसका एक पैच हमारे पेपर पे छप जाएगा। अब उस ग्राफ के पेपर पे हमारा एक एरिया कितने का होता है, एक एरिया ग्राफ पेपर देखो, तो एक जो स्क्वायर बनता है सबसे छोटे वाला, वो हमारा होता है 1 मीटर स्क्वायर का बनता है, ठीक है। और जो उससे छोटा होता है हमारा, वो कितने का होता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो हम देखते हैं, फिर हमने क्या किया कि उस एरिया को काउंट किया और काउंट कर करके उसके सारे एरिया को लिख लिया। तो अब एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड के बाद क्या है, तो हम काम करेंगे कैलकुलेट एरिया, और जो आगे मान लो हमारे पास आगे एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, सपोज करो एरिया A सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ओके, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट है, ठीक है। तो हमें पता है इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डायमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इज इक्वल टू एरिया इंटू में डायमीटर, ठीक है, डायमीटर कैपिटल डी, ओके, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना लिया हमने, वॉल्यूम आ गया n ड्रॉप्स, एक की वॉल्यूम V, और उसमें ऑयलिक एसिड कितना हो गया, ऑयलिक एसिड हो गया 20/20, ये हमारा वॉल्यूम आ गया किसका, ऑयलिक एसिड का, ये आ गया हमारे पास इतने सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पता है ना कि सेंटीमीटर के बीच में गैप नहीं रहता, अभी मैंने बताया। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आ रही है, वहां जाकर देख लें, ठीक है। n टू V, और एरिया कितना है हमारे पास, एरिया हमने कैलकुलेट किया, एरिया हो गया A सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, इंटू में D हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा, और डायमीटर ही तो कैलकुलेट करना है, तो D को ऐसे छोड़ दो, तो डायमीटर जो आएगा वो हमारे सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा D हो जाएगा, D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, n वॉल्यूम इंटू 20/20, और इसको मैं थोड़ा ढंग से समझ जाना, 20/20 इंटू में A, ओके, इतना सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आ जाएगा। और ये तकरीबन ऑर्डर होता है 10⁻⁸ के ऑर्डर का होता है हमारा। ऑयलिक एसिड की जो डायमीटर होती है वो 10⁻⁸ मीटर के करीब में होती है। तो हम एक तरीका है जिससे हम कह सकते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के रेडियस या क्या डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, सिंपली कि मोनोलेयर बना लेना। मोनोलेयर में क्या होगा, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। और ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, सोपी टाइप के होते हैं, तो इसलिए फिसलना इनके लिए आसान होता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है हमारे पास, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन होगा हमारे एनसीईआरटी में, तो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसको देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे क्या कर रहा है कि ऊपर ऊपर, इफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14, अगर मानते हैं कि जो न्यूक्लियस की साइज है वो कितनी है 10⁻15 और 10⁻14 के ऑर्डर का होता है, इतना होता है कि इतना छोटा होता है हमारा न्यूक्लियस, इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ शार्प पिन। ठीक है, एक पिन लूं मैं, एक शार्प पिन लूं और ये मान लो पेन की जो टिप है वो शार्प पिन का पॉइंट है, ठीक है, उतना बड़ा। तो इस प्लेस शार्प पिन दैट रफली साइज बट इज द साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर हम पिन के इतना बड़ा, मान ले कि न्यूक्लियस को हमने बड़ा करके कितना बड़ा कर दिया, इसके टिप के बराबर कर दिया, इस पिन के टिप के बराबर, तो बताना है कि हमारा जो एटम होगा उसकी साइज क्या हो जाएगी। ठीक है, तो एज्यूम द टिप ऑफ द पिन टू बी रेंज, और जो टिप की पिन की रेंज दे रखी है वो कितना है 10⁻⁵ टू 10⁻⁴। अब तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए यहाँ पे कि हमें बात किया जा रहा है न्यूक्लियस की और एटम की, तो न्यूक्लियस की साइज जो है वो 10⁻⁻15 की है, तो 10⁻⁻15 की है। ये चीज नहीं पता तो मैं शायद एक पहले रेंज दिखा देता हूँ, रेंज ऑफ लेंथ। ठीक है, मैं पहले ये टेबल दिखा देता हूँ कि उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, कि हमारी जो रेंज है साइंस की और साइंस में लेंथ की वो कहाँ से डील करती है। तो देखो साइज ऑफ प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन का साइज होता है हमारे पास 10⁻⁻15, इतना लेंथ होता है साइज ऑफ प्रोटॉन का। ठीक है, हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज कितना होता है 10⁻⁻14 होता है, और हाइड्रोजन एटम मतलब मान लो एक एटम का साइज कितना होता है हमारे पास 10⁻⁻10। तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसके साइज कितना है 10⁻⁻14, और हाइड्रोजन एटम का कितना है, एक एटम का कितना होता है 10⁻⁻10। तो हम अगर इसे रेंज का अंदाजा लगाएं तो हमारा न्यूक्लियस से एटम कितना बड़ा होता है 10,000 टाइम ज्यादा होता है, 10⁻4 टाइम इंक्रीज होता है हमारा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर एटम न्यूक्लियस जितना भी बड़ा होगा उससे 10⁻4 टाइम्स बड़ा कौन होगा हमारा, कौन होगा भाई, एटम। ठीक है, न्यूक्लियस से 10⁻4 टाइम्स बड़ा होगा। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है हमारा। ठीक है, अब मैं कुछ और लेंथ की बात करूं, जो हमारा वायरस है, और वायरस के बारे में तो जान ही लो भाई कि वायरस कितना छोटा होता है। कोरोना वायरस सब कुछ बंद करके रख दिया ना, पूरी दुनिया हिला दी उसने अकेले ने, और उसकी लेंथ देख लो, लेंथ कितना है उसका, लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस 10⁻⁻8, मतलब 0.1 नैनोमीटर। एक वायरस हमारा 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और हमारे मॉलिक्यूल्स इससे ज्यादा बड़े होते हैं। सवाल आया दिमाग में कि हम मास्क लगाते हैं और सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल्स अंदर आ जा रही है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है वो सब अंदर आ जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी चली जा रही है, बट उसका साइज, मॉलिक्यूल का साइज भी एस्टिमेट इतना ही होता है 10⁻⁸ के करीब। और ये जो वायरस है, वायरस नहीं आ रहा होगा क्या, तो बात तो देखो कि जैसा इनिशियली मैं अभी कोरोना वायरस को ज्यादा जाना नहीं गया, लेकिन इसके बारे में बताते हैं कि ये फीको ओरल डिस्चार्ज से फैलने वाला है। मतलब कैसा कि हम ओरली अगर कुछ बोलते हैं तो जो हमारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो हम खांसते छींकते हैं, उस ड्रॉपलेट्स में जो भी, जैसे अगर मैं इन्फेक्टेड हूं नहीं यार, सपोज अगर मैं इन्फेक्टेड हूं और मैं खांसता हूं या छींकता हूं तो कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। उस ड्रॉपलेट्स की साइज मिलीमीटर में होती है और अप्रोक्सीमेटली मिलीमीटर में होती है, और वो आराम से दिखती है हमें। ठीक है, वो चीज, उसमें हमारा वायरस कैद होता है, और फिर वो जब किसी को कोई इनहेल करता है उसको, तो उसके अंदर जाता है। तो जब ड्रॉपलेट्स अंदर जाने लगेंगे तो तुम्हें बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ड्रॉपलेट्स को फिल्टर किया जा सकता है, मास्क के थ्रू हम ड्रॉपलेट्स को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर इफ, जैसा कि डब्ल्यूएचओ का काम ही है डराते रहना, जैसा कि अगर उसने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 अगर ये एयरबॉर्न डिजीज है, मतलब कि वायरस के पार्टिकल, वायरस जो है वो एयर में मूव कर रहे हैं, तब तो भाई सिंपली वायरस अगर एयर में है तो मास्क लगा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना पता है, जितना भी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये क्या है, हाँ, ये हमारा फीको ओरल डिस्चार्ज वाला है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। ठीक है, तो मास्क लगाते रहें और अपनी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, तो खुद को सेफ रखें और घर में रहें। ठीक है, बिना जरूरत के बाहर ना निकले। ठीक है, ये जरूरत की चीज थी जो बताई मैंने आपको। ठीक है, अब देखते हैं लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, तो लाइट की वेवलेंथ होती है 10⁻⁷ से। ठीक है, इसीलिए हम इसे छोटी चीज है, इसकी मदद से तो नहीं देख सकते। ठीक है, जो हमारी रेड ब्लड कैप्सूल्स होती है, ठीक है, ये क्या होती है, जो हमारी ब्लड में आरबीसीज होती है, उसकी साइज कितनी होती है, उसकी साइज होती है 10⁻⁵ तक। ठीक है, मतलब आरबीसी को देखा जा सकता है और आराम से माइक्रोस्कोप के थ्रू आरबीसी देखा जा सकता है। ठीक है,
थिकनेस ऑफ पेपर, पेपर कितना मोटा होता है हमारा 10⁻⁻⁴ तक, ठीक है। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, तो माउंट एवरेस्ट जो असल में है वो 8000 के करीब है। 8000 किसके पास है, 10,000 के पास है, तो इसीलिए तो इसको 10⁴ का ऑर्डर मानते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस कितनी बताई थी मैंने, 6400 किलोमीटर, मतलब ये किसके करीब है, 6400, तो ये 7000 के करीब है, और 7000 किसके करीब है, नियरली 10,000 के करीब है, तो हम मानते हैं कि ये 10,000 और ऊपर से किलोमीटर के बराबर है, किलोमीटर के ऑर्डर का है, और उसके अगर 30 और लगा दो, ठीक है, तो ये उसकी ऑर्डर आ जाएगी। तो ये इसकी ऑर्डर क्या आती है, 10⁻⁷। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, अर्थ से मून कितना हमने लास्ट क्लास में निकाला था, याद है ना, नहीं याद है, पिछला लेक्चर देख के आ जाओ, ठीक है। और उसका कितना है 10⁸। डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से सन की दूरी क्या है, वो 10⁻11 मीटर की दूरी पे है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द प्लूटो ऑफ द सन, ठीक है, प्लूटो से सन कितनी दूर पे है, 10⁻13, इतनी ज्यादा दूर पे है प्लूटो और सन के बीच की दूरी, ठीक है। साइज ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारा गैलेक्सी का लेंथ कितने बड़ा है, तो 10⁻21 मीटर का। तो अगर मैं, ठीक है, अगर सपोज करो कि हमारा गैलेक्सी कितना बड़ा है 10⁻21, और हम इस अपनी लाइट की स्पीड क्या हमारे 3 × 10⁸, तो कितने टाइम में वो गैलेक्सी पार कर लेगा, हमारी लाइट एक गैलेक्सी कितनी देर में पार कर लेगी। तो मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं, हमें पता क्या है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ये क्या है, ओके, टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली मैंने मान ली 10⁻21 की रेंज है, और जो हमारी स्पीड है लाइट की वो 10⁸, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻13 सेकेंड। तो इतना सेकंड लगेगा हमें पहुंचने में, और ये बहुत ज्यादा टाइम होता है, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी को टाइट ट्रेवल करने में, और अगर याद हो तो 9.46 × 10⁻15 ये मीटर, इतना 1 लाइट ईयर, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस होता है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके, बाद में बताऊंगा मैं कभी, ठीक है। अभी ये देखो कितना टाइम लग रहा है, 10⁻13 सेकंड के अप्रोक्स लगेगा हमें वहां पहुंचने में, कहाँ, अपनी गैलेक्सी को लाइट पार करेगी तो, ठीक है, ओके। और जो हमारी गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारे बगल, जो सबसे पड़ोसी गैलेक्सी हमारी, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। तो उसकी दूरी कितनी है यहाँ से 10⁻22, मतलब कि हम निकलते हैं अपनी गैलेक्सी से और वो आ जाता है, ठीक है। डिस्टेंस टू द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो हमारा जितना हमने यूनिवर्स ऑब्जर्व किया है उसकी बाउंड्री कितनी है 10⁻26 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो ये एक बात पता चली है इससे हमें कि हमारी जो फिजिक्स है वो कहाँ से बात करना शुरू कर रहा है, एटम, प्रोटॉन से, और बात करते करते कहाँ जा रहा है, यूनिवर्स तक। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि रेंज काफी लंबी है, काफी कुछ बात करने के लिए फिजिक्स में, छोटी मोटी मत समझो इसको, बहुत चीजें पढ़ने के लिए, तभी हम नेचर को इतने अच्छे से समझ पा रहे हैं। बेसिकली काम क्या, मुझे तुम्हें नेचर को समझा देना, फिजिक्स की मदद, फिजिक्स ही इसके बारे में बात करता है, तो नेचर को समझाओ, ठीक है। तो फिजिक्स काफी आसान है, फिर एग्जाम के क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्जाम के हो आराम से बन जाएंगे, तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से पता है, कुछ नया भी डिस्कवर कर सकते हो तुम, ठीक है, तो टेंशन मत लो ना, ओके, बहुत आसान है फिजिक्स। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोलता है कि अगर हम न्यूक्लियस को किसके बराबर का समझे, किसी भी शार्प पिन के टिप के बराबर, तो हमारे एटम का साइज क्या हो गया। तो हमें पता है एटम 10,000 टाइम बड़ा होता है, तो अगर हम मान लेते हैं कि जो टिप है वो 10⁻⁻4 मीटर के करीब का है, ठीक है, छोटी वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो हमारा उसकी रेंज बता रहे 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻4, यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें भी 10⁻4 ऐड करो और इसमें भी 10⁻4 मल्टीप्लाई ऐड करो, मतलब तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 से लेके 1 मीटर, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, हमें क्या पता चला कि 0.1 मीटर टू लेके 1 मीटर की रेंज होगी इसकी एटम की। अगर हमारा, देखो सुनो बात, कि अगर न्यूक्लियस और एटम के बीच की दूरी देखो, एटम मतलब ऑर्बिट, ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस टिप पे हमारा न्यूक्लियस है एकदम छोटा, तो 1 मीटर दूर का सर्कल बनाओ तो इतना बड़ा ऑर्बिट हमारा एटम का, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि एटम की मोस्ट ऑफ द स्पेसेस खाली है, ठीक है। ये चीज बताने की कोशिश की गई है वैसे में। अब अगला क्या, रेंज ऑफ लेंथ। जैसा कि अभी मैंने बात किया, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर अ वेरी वाइड रेंज, ठीक है। मतलब वही बात है कि यूनिवर्स में हर चीज बहुत ज्यादा वेरी करती है रेंज की
लेंथ के मसले में, जैसा कि मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि ऑब्जेक्ट जो है दुनिया में वो क्या है, वो बहुत छोटी भी है बहुत बड़ी भी है, तो इसकी जो लेंथ की मेजरमेंट है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक, ठीक है। दिस में वेरी फ्रॉम द साइज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻14 ऑफ द टाइनी न्यूक्लियस। टाइनी न्यूक्लियस की सबसे छोटी साइज होती है 10⁻⁻14, और बात करते करते कहां तक, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की दूरी तक, बाउंड्री तक, और वो कितना है 10⁻26, ओके, ठीक है। जो अगला चार्ट है जिसको हमने पढ़ लिया वो तुम्हें इन सब के बारे में बता देगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मास के मेजरमेंट की, ठीक है। मास का मेजरमेंट कैसे होता है, तो मास हम जानते हैं कि मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी के, ठीक है, उसको मेजर करना पड़ सकता है हमें। तो मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हमें बचपन से पता है कि अ मैटर क्या, विच हैव मास, मैटर हैव मास, ठीक है। तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि मैटर के पास मास होगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ठीक है। ये टेम्परेचर पे मास, हमारा मास ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना ही प्रेशर पे, और ना ही लोकेशन पे, ठीक है। बट मैं तुम्हें बता दूं आइंस्टाइन की बात, ये स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर हम लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में भाग रहे होंगे तो हमारी वेट जो होगी वो नॉर्मल मास, जो हमारी मास होगी वो नॉर्मल मास से अलग होगी। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या मानते हैं कि मास चेंज नहीं होता कभी भी, ठीक है, और यही मान के चलेंगे हम, ठीक है, कि मास कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जैसा कि हमने बात कर लिया कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा। और 1 किलोग्राम कितना है, तो हमने बोला कि वही एक प्रोटोटाइप, एक छोटा कोई मटेरियल है जिसको हमने कहाँ रख रखा है, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर सीवियर्स में, ठीक है, वहां रख रखा है हमने। और उसका क्या बात है कि उसको हमने उसका कॉपी बना के अलग अलग कंट्रीज को दे रखा है, फिर उस कंट्रीज को दे के, और हमारे पास भी ऐसा एक कॉपी है जो कहाँ रखा हुआ है, इन इंडिया। दिस इज अवेलेबल एट द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, ठीक है, हमारे दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, वहां ये प्रोटोटाइप का एक कॉपी रखा हुआ है, ओके, ठीक है। while dealing with atoms and molecules the kilogram is an inconvenient unit, ठीक है। जैसे बात करते हैं जो एटम मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो क्या बात होती है कि भाई कि ये यूनिट जो है हमारी किलोग्राम, वो बहुत छोटी पड़ जाती है, बहुत बड़ी पड़ जाती है। तो हम वहाँ पे एक नई यूनिट बना लेते हैं जो कि क्या होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसके बारे में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन की एक एटम का जितना मास होता है उसको मैं एक यूनिट बना के उसके लिए मैं डील करता हूँ, ठीक है। और इसके बारे में मैंने पढ़ा ही था कि वो क्या होता है, वो कार्बन 12 जो आइसोटोप है हमारा, उसका 12 ग्राम एटम लेते हैं हम, और नहीं सॉरी, कार्बन 12 एटम को हम मेजर करते हैं, और उसका 12th जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसको कार्बन 12 के मास का 12th हिस्सा जो होगा वो हमारा 1 यूनिट होगा, किसका, एटम के मास के, ठीक है। मास ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट, देखो जो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट है उनका मेजरमेंट वैसे ही करते हैं जैसा कि एक नॉर्मल ही तराजू करती है, जो हमारी तुम सब्जियों की दुकान पे देखते हैं, उसी से मेजर कर लेते हैं। लेकिन जो बड़ी ऑब्जेक्ट है जैसे कि सन, स्टार्स, इन सब की हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो इन सब की मेजरमेंट के लिए हम न्यूटन का फॉर्मूला लगाते हैं। न्यूटन का फॉर्मूला दो मासेस के बीच में क्या बताता है, फोर्स बताता है। जैसे अर्थ और मेरे बीच में एक फोर्स है वो लग रहा है, तो एक तरीका ये है कि मैं इसे वो कैलकुलेट कर लूँ अपना मास, और या अर्थ का मास कैलकुलेट कर लूँ, ये एक तरीका है। और ऐसी टाइप से दो मासेस के बीच में कभी भी हम फोर्स निकालते हैं, और फोर्स निकाल के एक का मास हमें पता होता है तो दूसरे का मास हम पता कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए काम में आता है, ठीक है। और वी मेक, और सबसे बड़ी बात है कि हम जो एटम और छोटे पार्टिकल के लिए एक और चीज यूज करते हैं हम, कि उसको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में चलवाते हैं, ठीक है। तो जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो वो सर्कल में घूमेगा, तो वो सर्कल सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि उसका मास कैसा है, ठीक है। तो उसका जो रेडियस होगा, उसके जो घूमने का रेडियस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के, तो इसकी वजह से हम निकाल पाते हैं। तो बस तरीके बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमने मेजर किया। तो मैं भी मेजर करने के लिए बताया नहीं जा रहा है, जब तक हम रूल नहीं बताएंगे, पूरा ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जब तक वो फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, तुमसे अभी निकलवाया नहीं जा रहा, लेकिन बस बताया जा रहा है कि हम मेजर बड़ी चीजों के लिए ऐसे, जो आसपास की चीजें हम देखते हैं उसके लिए क्या, वही तराजू यूज कर लेता है अपना, वेइंग स्केल, उससे आराम से मेजर हो जाता है। छोटी चीजों के लिए क्या है, तो बोला छोटी चीजों के लिए हमने यूनिट बना रखी है, कोई एक अलग यूनिट है, क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। और उसको कैसे मेजर करते हैं, तो बोला भाई उसको चला के देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसकी जो रेडियस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके मास के। और हम बड़ी चीजों के लिए क्या, बड़ी चीजों के लिए न्यूटन का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला यूज करवाते हैं, ठीक है। इस सब के बारे में, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला के बारे में 8th में पढ़ेंगे हम। ये मास ट्राइजेक्टरी के बारे में हम अपने 12th क्लास के 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। अब देखो कि जैसा कि मास है किसी कुछ चीजों का, जैसे मास की भी कुछ रेंज है, तो हम बोलते हैं कि सबसे छोटा मास जो है, वो जो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रॉन, और उसके मास किस ऑर्डर का है, 10⁻³ ऑर्डर का है, ठीक है, ओके।
प्रोटॉन का मास 10 के और -27 में होता है। यूरेनियम एटम एक काफी बड़ा एटम होता है, ठीक है, जिसमें से रेडियो एक्टिविटी होती रहती है, वो खुद को संभाल नहीं पाता, टूटता रहता है, तो एक बड़ा एटम है। उसका मास कितना होता है? 10 के और -25 किलोग्राम के करीब होता है, ठीक है। रेड ब्लड जो हमारे आरबीसी होते हैं उनके वजन कितना होता है? बहुत हल्के होते हैं, 10 के और -13, इसीलिए वो वाटर फ्लो के साथ, ब्लड फ्लो के साथ मूव करते रहते हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल जो होते हैं हमारे पास, जो धूल ये सब होते हैं। अभी डस्ट पार्टिकल से मुझे याद है कि लास्ट ईयर की बात है, दिल्ली में जैसे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें क्या बताया जाता है? मास्क पहन के चलो। तो ये भी वही बात है कि ये क्या होता है, ये भी बहुत छोटे होते हैं, तो इनको हम किस मास्क से बचा सकते हैं? सिर्फ N95 मास्क से बचा सकते हैं। तो मास्क लगाना बहुत चीजों के लिए बेटर है। अभी तो फिलहाल वायरस से बचो, ठीक है। जो हमारे रेन ड्रॉप होते हैं, जो बारिश की बूंदे होती है, तो उनका मास कितना होता है? 10 के पावर -6 किलोग्राम के बराबर होता है। ये याद रख लो, यहाँ पे 10 के पावर -6 किलोग्राम मतलब क्या बात है कि 1 मिलीग्राम के बराबर होता है, ओके। एक जो मॉस्किटो होता है वो हमारा 10 के पावर -5 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। ह्यूमन, एक इंसान 100 किलोग्राम के अप्रोक्स होता है, ठीक है, 50 से 100 के बीच में। तो 50 से 100 की चीजें कहाँ से मानी जाती है? 100 के करीब मानी जाती है, ठीक है। एक जो हमारी ऑटोमोबाइल है, हमारी गाड़ी वगैरह है, वो उनकी क्या मानी जाती है कि वो 1000 किलो के करीब के होते हैं, ठीक है, 1000। तो उनके ऑर्डर क्या है? 10 के पावर 3, ठीक है। अब हमारा बोइंग एयरक्राफ्ट, ठीक है, बोइंग 747 एयरक्राफ्ट जो है वो काफी बड़ी एरोप्लेन है। वो मतलब बोलते हैं ना कि काफी बड़ी में से एक है और काफी हैवी है वो। तो उसका वजन कितना है? 10 के पावर 8 किलोग्राम का है, ठीक है। जो हमारा मून है उसका मास किस ऑर्डर का है? 10 के पावर 23। जो अर्थ का मास है वो कितना है? 10 के पावर 25। और जो सन का मास है वो 10 के पावर 30। मिल्की वे गैलेक्सी, जो मिल्की वे गैलेक्सी कौन सी है? जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी जिस गैलेक्सी में हम है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। जो पास वाली कौन सी है? थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने, एंड्रोमेडा। हम याद रखना, कभी मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सरप्राइज में तुम सबसे। हाँ, तो जो हमारी पास वाली गैलेक्सी उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा, ठीक है। जो इस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी और इसका वजन है 10 के पावर 41। इसका वजन क्या है? 10 के पावर 41। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है वो हमारा, जो जिस यूनिवर्स को हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो यूनिवर्स 10 के पावर 55 किलोग्राम तक का है, ओके। इसके साथ हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि टाइम को कैसे मेजर किया जाए और टाइम को कैसे मेजर किया जाए। बेसिक से यही बात है, हम अगली क्लास में ये देखेंगे। और ये भी देखेंगे, जैसे कि मैं कुछ और बताने वाला था तुम्हें, ये बताना था कि अगर सपोज करो कि इसी में पुराने में पीछे आके बताता हूँ तुम्हें, मास से पहले लेंथ में आके, ठीक है। तो लेंथ में, हाँ, यह बताता हूँ कि लेंथ जो होती है तो उसमें जैसे हमारा एक लेंथ होता है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर। ये क्या हो जाता है? तो इसको हम कहते हैं 1 और माइक्रो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। तो माइक्रोमीटर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि हमारा एक होता है थर्मोमीटर, स्फेगमोमीटर, ठीक है। तो ये सब चीजों की तरह हमारा ये भी ऐसा नहीं लग रहा है कि माइक्रोमीटर किसी चीज को रिलेट कर रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं? नाम चेंज कर देते हैं और जब भी कभी भी 1 माइक्रोमीटर की बात की जाएगी तो हम इसको माइक्रोन की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रोन। तो हमेशा याद रखना, जब भी माइक्रोन बोला जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला 5 माइक्रोन, तो मतलब ये लेंथ की बात कर रही है। हाँ, जब ही 5 मैं बोलूँ 5 माइक्रोन, तो यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? तो बात हो रही है हमारी लेंथ की, जो कितना है? 5 माइक्रोमीटर के बराबर है, ठीक है। तो बस ये बात है कि कंफ्यूजन हटाने के लिए हमने माइक्रोन का यूज किया, ठीक है। और एक और चीज होती है हमारी ऐसी लेंथ में, कुछ स्पेशल नाम है जैसे एंगस्ट्रम का, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रम क्या होता है? ये 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है, ओके। तो ये याद रखना, जब भी एंगस्ट्रम की बात है तो ये लेंथ की बात हो रही है और ये कितना होता है हमारे पास? 10 के पावर -10 मीटर के। इसी तरह से फर्मी भी होता है, ठीक है। तो 1 फर्मी की अगर मैं बात करूं तो ये जो फर्मी होता है FERMI, फर्मी, ये होता है हमारा 10 के पावर -15 मीटर, ओके। तो ये कुछ स्पेशल है, जो जैसे फेम्टोमीटर को और माइक्रोमीटर को और 10 के पावर -10 को, इनको स्पेशल नेम के साथ हमने मेजर किया है। माइक्रोमीटर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोन बोलते हैं। फेम्टोमीटर को क्या बोलते हैं? फर्मी बोल देते हैं। और हमारा जो 1 एंगस्ट्रम है उसको 1 एंगस्ट्रम ही बोलते हैं, 10 के पावर -10, ठीक है। तो इसके साथ हमारा आज का सफर खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।